बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट पेपर के स्टूडेंट्स, यूनिट सेकंड में आज का हमारा टॉपिक है समानता की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी। असमानता का अर्थ समझते हुए हम समानता के अर्थ को भी स्पष्ट कर सकते हैं। जैसा कि जानते हैं कि सामान्यतः मनुष्य जन्म से ही समान होते हैं, लेकिन उनमें कुछ प्राकृतिक मूलभूत असमानताएं होती हैं। जैसे कुछ लोग मोटे होंगे, कुछ पतले होंगे, कुछ बहुत अधिक कुशाग्र बुद्धि के होंगे, कुछ मंद बुद्धि के होंगे। तो इस तरह की जो प्राकृतिक असमानताएं हैं वो भी देखने को मिलती हैं, और इस प्रकार की असमानताओं को हम प्राकृतिक असमानता कह सकते हैं। दूसरी तरफ वो असमानता होती है जो समाज के द्वारा व्यक्ति के साथ की जाती है, और इस तरह की असमानताओं को व्यक्ति की बुद्धि प्रतिभा के आधार पर दूर किया जा सकता है। इसलिए समानता की अवधारणा का होना अत्यंत आवश्यक है, जिसके द्वारा उनकी जो प्राकृतिक प्रतिभा है, बुद्धि है, बल है, उसको बढ़ाया जा सके। इसीलिए इस संबंध में व्यक्ति को समान अवसर मिले, उनके व्यक्तित्व विकास के उन्हें वो परिस्थितियां उपलब्ध कराई जाएं ताकि वो अपना विकास कर सके। तो यहाँ समानता की अवधारणा से अभिप्राय ये है कि असमानता का अंत करना, जो समाज में व्याप्त असमानता है उसे दूर करना, विशेषाधिकारों को समाप्त करना, और राज्य के सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व विकास के लिए उन्हें समान अवसर देना ताकि वो अपने व्यक्तित्व को निखार सके, अपने बुद्धि और प्रतिभा के बल पे आगे बढ़ सके। इसके संबंध में लॉस्की का भी ये मानना रहा है कि समानता एक समानीकरण की प्रक्रिया है, और ये निरंतर समाज में चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें कि सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व विकास के समान अवसर मिलते हों, असमानता का अंत होता हो, सामाजिक जो विषमताएं हैं वो दूर की जा सकती हों। तो दो तरह से इस प्रक्रिया को समझा जा सकता है। एक तो समानता का आशय है विशेषाधिकारों का अंत होना, समाज में रहने वाले किसी भी वर्ग को, व्यक्ति विशेष को विशेष अधिकार प्राप्त न हो, सभी समान हो। और दूसरा, हर व्यक्ति को जो समाज में रहता है, चाहे वो किसी भी वर्ग, जाति, धर्म या किसी भी क्षेत्र का हो, भाषा का हो, उन सभी व्यक्तियों को उनके व्यक्तित्व विकास के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त होने चाहिए। इन दो आधारों पर हम इस समानता की अवधारणा के अर्थ को स्पष्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम ये देखेंगे कि समानता को दो तरह से स्पष्ट किया जा सकता है। एक तो औपचारिक समानता और दूसरा वास्तविक समानता। औपचारिक समानता से अभिप्राय होता है जैसे संविधान में उल्लिखित या कानून में लिखित समानता की अवधारणा या समानता का प्रावधान, और जिसके द्वारा व्यक्ति को लिखित रूप से वो अवसर देने की पूरी समानता दी गई हो। ये एक औपचारिक समानता की स्थिति है। लेकिन दूसरा जो समानता है वो है वास्तविक या यथार्थ में समानता की स्थिति, जो कि व्यवहार में होनी आवश्यक है। तो इसके लिए वो परिस्थितियां होना आवश्यक है जिसमें व्यक्ति समानता का सही रूप में उपभोग कर सके। कई देशों में औपचारिक समानता है, यानी कानून और संविधान में उसका उल्लेख है, लेकिन व्यवहार में वो समानता नहीं होती। तो समानता का जो वास्तविक स्वरूप है वो स्थापित नहीं हो पाता। तो औपचारिक और वास्तविक समानता में भेद किया जा सकता है। वास्तविक समानता होना आवश्यक है, तभी समानता का सही मायने में अर्थ स्पष्ट होता है, इसकी स्थापना होती है। तो वास्तविक समानता के लिए कुछ आवश्यक परिस्थितियों का होना आवश्यक है, जैसे स्वतंत्रता और समानता की संतुलित स्थिति होनी चाहिए। यानी कि किसी भी देश में जहाँ स्वतंत्रता है तो समानता भी मिले, समानता है तो स्वतंत्रता भी
व्यक्तियों को मिलनी चाहिए। सभी व्यक्तियों को पूर्ण समानता मिले, सभी व्यक्तियों के लिए एक समान परिस्थितियां हों, स्वतंत्रता और समानता की संतुलित स्थिति हो, और इन दोनों का ही उद्देश्य है मानवीय व्यक्तित्व का विकास करना और व्यक्ति के जीवन पर कम से कम प्रतिबंध हो और विशेषाधिकारों का अंत हो और उनके व्यक्तित्व विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उनको सुविधाएं प्राप्त होती हों। तो तब हम ये मान सकते हैं कि वास्तविक समानता की स्थिति आ सकती है। दूसरा, विशेषाधिकारों का अभाव होना चाहिए। जिस समाज में धर्म, जाति, जन्म के आधार पर किन्हीं व्यक्तियों को विशेषाधिकार प्राप्त होता है तो वहाँ वास्तविक समानता की स्थिति नहीं आ सकती। इसलिए ये आवश्यक है कि किसी भी एक वर्ग विशेष व्यक्ति को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए, इसका अंत होना चाहिए। तीसरा, व्यक्तित्व विकास के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। व्यक्ति अपनी प्रतिभा और अपनी बुद्धि और बल के आधार पर आगे बढ़ सके, अपना विकास कर सके, उसको ऐसे अवसर राज्य के द्वारा, सरकार द्वारा प्रदान किए जाने चाहिए और इसके आधार पर ही वास्तविक समानता की स्थापना की जा सकती है, जबकि सामाजिक जो विषमता है वो दूर होगी और उन्हें अधिक से अधिक अधिकार और अवसर और सुविधाएं प्राप्त होंगी। फिर धर्मनिरपेक्ष या जाति निरपेक्ष समाज होना चाहिए ताकि जन्म, धर्म, जाति और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न हो और सभी को समान अवसर और समान स्थिति प्राप्त हो, जिसे भारतीय संविधान में भी इस तरह की समाज की स्थापना के लिए अनुच्छेद 17 में स्पष्ट किया गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत की व्यवस्था की गई है, जिसके द्वारा एक समानता पर आधारित समाज की स्थापना हो सके। फिर आर्थिक समानता आवश्यक है और जब तक आर्थिक समानता नहीं होगी तब तक समानता की अवधारणा का कोई भी रूप सफल नहीं हो सकता। वास्तविक समानता के लिए आवश्यक है कि व्यक्तियों की मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ति हो, उनको किसी प्रकार का आर्थिक आधार पर अन्याय नहीं हो, सभी जो धन का वितरण है वो समान रूप से होना चाहिए, रोजगार के अवसर होने चाहिए और इसके साथ ही आर्थिक अन्याय की स्थिति समाप्त होनी चाहिए। यदि इस तरह की व्यवस्था है तो आर्थिक समानता होगी, तो वास्तविक रूप में उस समाज में समानता की स्थिति आ सकेगी जब उसकी सभी आवश्यकताएं व्यक्ति की पूर्ण होंगी। तो ये वास्तविक समानता के लिए कुछ आवश्यक परिस्थितियां हैं जो कि होना आवश्यक है। फिर हम देखेंगे कि जो समानता है वो विभिन्न प्रकार की होती है और टाइप्स ऑफ इक्वलिटी, जिसमें हम विभिन्न समानताओं का उल्लेख कर सकते हैं। एक तो होती है प्राकृतिक समानता। इसका मतलब ये है कि ईश्वर ने सभी व्यक्तियों को समान बनाया है, समान ही पैदा होता है व्यक्ति, और समाज में भेदभाव होता है, लेकिन ईश्वर की दृष्टि से देखें तो व्यक्तियों में भेदभाव ईश्वर ने नहीं किया है। तो इसलिए प्राकृतिक जो समानता है वो एक कल्पना पर ज़्यादा आधारित है, लेकिन फिर भी ये प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य की समानता इस रूप में देखी जा सकती है और ये स्पष्ट करती है ये समानता कि हर व्यक्ति समान है। दूसरा सामाजिक समानता है, यानी समाज में जब विशेषाधिकारों का अंत हो, सभी व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या लिंग या क्षेत्र का हो, भाषा का हो, सभी को समान अवसर मिले, समान रूप से माना जाए, सामाजिक उत्थान के उन्हें परिस्थितियां उपलब्ध कराई जाए, तो उसे सामाजिक समानता माना जाता है कि समाज में कोई भेदभाव नहीं हो। नागरिक समानता एक और रूप है जिसका अभिप्राय यह है कि राज्य के कानून की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान होने चाहिए, उसमें कोई उच्च या निम्न व्यक्ति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए और राज्य के कानून द्वारा दंड और सुविधा प्रदान करने में भी व्यक्ति और व्यक्ति में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।
सभी व्यक्तियों को एक नागरिक होने के नाते समान अवसर मिलते हों, स्वतंत्रताएं और अधिकार प्राप्त हों। फिर राजनीतिक समानता है, ये भी राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित समानता है, जिसमें जो भी राज्य में रहने वाला नागरिक है उसको राजनीतिक कार्यों में भाग लेने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए, चाहे वो वोट देने से संबंधित हो, चुनाव में खड़ा होना हो, या इसके अलावा जो भी राजनीतिक कार्य हैं, अवसर हैं, वो उनसे प्राप्त होते हों, उसमें किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होता हो, तो उसे राजनीतिक समानता कहा जाता है। फिर है आर्थिक समानता। आर्थिक क्षेत्र में प्राप्त समानता को आर्थिक समानता कहा जाता है, और ये माना जाता है जब तक आर्थिक समानता नहीं होगी तो अन्य सभी समानताओं का कोई मूल्य नहीं रह जाता। इसलिए ये आवश्यक है कि व्यक्ति को उसकी मूलभूत आवश्यकताएं प्रदान की जाएं, रोटी कपड़ा मकान, इसके बारे में वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हो, और उत्पादन और वितरण के साधनों पर सबका समान अधिकार हो, न्यायपूर्ण वितरण हो, और आर्थिक शोषण की स्थिति नहीं हो, आर्थिक न्याय हो। तो इस तरह की आर्थिक समानता पर आधारित व्यवस्था को आर्थिक समानता के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। इसके बाद हम देखेंगे कि स्वतंत्रता और समानता की ये जो अवधारणाएं हैं, इनमें आपसी संबंध क्या है। रिलेशनशिप बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वलिटी, ये दोनों ही अवधारणाएं एक दूसरे से संबंधित हैं, क्योंकि यदि स्वतंत्रता है और समानता नहीं है तो स्वतंत्रता की कोई मूल्य नहीं है, समानता है स्वतंत्रता नहीं है तो इसमें समानता का कोई अस्तित्व नहीं माना जा सकेगा। तो इसलिए ये दोनों ही चीज़ें हर व्यक्ति के लिए आवश्यक हैं, और ये परस्पर विरोधी न होकर एक दूसरे की पूरक हैं। हालांकि डी टॉकविले और लॉर्ड एक्टन ने इन्हें परस्पर विरोधी रूप में देखा है, और ये माना है कि ये आपस में कोई संबंध नहीं रखती। और लॉर्ड एक्टन का तो ये मानना है कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो जाती है। इसी तरह से टॉकविले भी मानते हैं कि ये दोनों ही अवधारणाएं एक दूसरे की विरोधी हैं। लेकिन इसके अलावा जो लॉस्की हैं, उन्होंने ये माना है कि इन दोनों को एक दूसरे का विरोधी नहीं माना जा सकता, एक दूसरे से ये संबंधित हैं। और राजनीतिक विज्ञान में स्वतंत्रता और समानता का जो तात्पर्य है वो ये है कि ये विरोधी न होकर पूरक हैं, और स्वतंत्रता जीवन की ऐसी व्यवस्था का नाम है जिसमें व्यक्ति के जीवन पर कम से कम प्रतिबंध हो, विशेषाधिकार का अंत हो, और व्यक्तित्व विकास के लिए व्यक्ति को अधिक से अधिक सुविधाएं, अवस्थाएं प्राप्त हों। समानता का भी यदि अर्थ करें तो लगभग इसी प्रकार का है कि ऐसी परिस्थितियां होनी चाहिए जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, उसे समान अवसर मिल सके, असमानता का अंत हो सके, और सामाजिक विषमता खत्म हो सके। इसलिए दोनों ही की परिभाषाएं, अर्थ को भी यदि हम देखें तो काफ़ी मिलते जुलते हैं। दोनों का उद्देश्य यही है कि मानवीय व्यक्तित्व का अधिक से अधिक विकास हो, और इसी कारण लॉस्की का भी ये मानना है कि ये परस्पर विरोधी न होकर एक दूसरे की सहायक और पूरक हैं। लॉर्ड एक्टन इसको विरोधी अवश्य मानते हैं, लेकिन लॉस्की ने इन दोनों को एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित माना है। वास्तव में अगर हम देखें तो समानता के द्वारा स्वतंत्रता के आधार के रूप में कार्य किया जाता है, और एक ऐसे राज्य में जिसमें समानता नहीं है तो स्वतंत्रता भी नहीं हो सकती। जैसे कि अगर हम देखें, यदि राजनीतिक समानता नहीं है तो स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता व्यर्थ हो जाएगी, और बहुत बड़े भाग को शासन में भाग लेने, भागीदारी करने का अवसर नहीं मिलेगा। दूसरा, यदि देखें नागरिक समानता नहीं है तो नागरिक अयोग्यताओं से पीड़ित होंगे और नागरिक स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। इसी तरह सामाजिक समानता यदि नहीं है तो सामाजिक स्वतंत्रता भी खत्म हो जाती है, क्योंकि कुछ व्यक्ति को ही विशेषाधिकार प्राप्त होगा जिससे सामाजिक न्याय सबको नहीं मिल पाएगा।
आर्थिक समानता नहीं है तो आर्थिक स्वतंत्रता नहीं हो सकती, क्योंकि धन कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में केंद्रित होगा और वही उसका लाभ भी उठाएगा। तो इससे हर व्यक्ति को आर्थिक न्याय की स्थिति प्राप्त नहीं हो सकेगी। तो इन सभी आधारों पर हम इन दोनों के संबंधों को स्पष्ट कर सकते हैं। इसके संबंध में भारतीय राजनीतिक विचारक डॉक्टर आशीर्वादम का ये मानना है। डॉक्टर आशीर्वादम कहते हैं कि जो फ्रांस की क्रांति हुई उसका प्रमुख नारा ही यही था कि स्वतंत्रता हो, समानता हो, भ्रातृत्व हो, और ये इसीलिए रखा गया था ताकि ये दोनों जो स्थितियां हैं वो हर व्यक्ति को प्राप्त हो सके। और तीसरी स्थिति भ्रातृत्व की। प्रोफेसर पॉलर्ड जो हैं उन्होंने भी इसको एक्सप्लेन किया है कि दोनों स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे से इसलिए संबंधित है क्योंकि स्वतंत्रता की समस्या का हल समानता में ही निहित है। एक ही नदी के ये दो तट कह सकते हैं इसको, या एक रथ के दो पहियों के ये समान है। आर.एस. टोनी एक और विचारक हैं जो ये मानते हैं कि स्वतंत्रता की जो समानता की बड़ी मात्रा है वह स्वतंत्रता विरोधी नहीं है, बल्कि वो उसके लिए आवश्यक है। तो इस तरह से इन विभिन्न विचारकों की विचारों के आधार पर हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि स्वतंत्रता एवं समानता में घनिष्ठ संबंध है। एक के बिना दूसरी स्थिति बिल्कुल व्यर्थ हो जाती है।